हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका श्रीवर्स चैनल में। आज की कहानी के हमारे मेन हीरोइन ब्रिगिट वांट्स टू बी हैप्पी एक वेब नॉवल में फंस चुकी है, पर इसमें वो हीरोइन गलती से ब्रिगिट नहीं बल्कि उसकी मौसी आंट प्रिंसेस यूरेनिका बन चुकी है, जो कि 20 साल पास्ट में जागती है। उसे पता है कि फ्यूचर में उसकी पूरी जनरेशन ट्रेजिकली मर जाती है, इसलिए वो एक ही तरीका देखती है, खतरों को रोकना, विलेन को पैदा होने से ही रोक दो। उसका नया मिशन का टारगेट हैंडसम किंग यूरिडियन, जिसका बेटा फ्यूचर में विलेन बनेगा। और यूरेनिका के पास एक ही वेपन है, यूरिडियन को सेड्यूस करना और फ्लर्टिंग करना। मैजिक, कॉमेडी और रोमांस के साथ ये कहानी यूरेनिका का डेस्टिनी रीराइट मिशन की शुरुआत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिबी बनी की राजकुमारी यूरेनिका, जिसे बेलकोट के बड़े राष्ट्र ने बंदी बना लिया है, बेलकोट के राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही। और उसी टाइम पे वो पहुंचता है और बोलता है प्रिंसेस। वो पीछे घूमते हुए भाग के उसके पास जाती है और बोलती है मैं आपकी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और उसके आंखों में चमक आ जाता है और बोलती है डेकाल्प्स के डार्ट। जब ये बात सुनता है वो बोलता है कौन, क्या? फिर अपना मुंह बंद करते हुए बोलती है मैं ऐसा क्यों बोली, मेरी स्टूपिड माउथ। फिर जब उसकी तरफ देखती है सोचती है ऐसा नहीं लग रहा कि वो ये बात सुन के गुस्से हैं। फिर बोलती है आई मीन योर मैजेस्टी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? फिर ये बात सुन के उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है और बोलता है प्रिंसेस, और उसका रिएक्शन कुछ क्यूट वाला होता है। वो बोलती है हाँ यस योर मैजेस्टी। फिर यूरिडियन बोलता है मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। फिर वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर पूछता है अगर तुम जानते हो तो ऐसा क्यों पूछा? फिर वो बोलती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ योर मैजेस्टी। जब आपको मैंने पहली बार देखा था मुझे तब से ही प्यार हो गई थी। फिर यूरिडियन बोलता है पर मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ प्रिंसेस। फिर उसके रिएक्शन बदल ही जाती है और बोलता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर यूरेनिका बोलती है पर आपने कहा था कि वो आपकी फियांसे नहीं है। फिर वो बोलता है वेल ये बात सच है, पर फ्यूचर में वही एक कैंडिडेट है जो मेरी फियांसे बन सकती है। फिर यूरेनिका बोलते हैं फ्यूचर की बात किसको पता होती है, क्या आप लेडी एलोडिया से प्यार करते हैं योर ग्रेस? फिर यूरिडियन बोलता है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। यूरेनिका बोलती है अगर ऐसा है तो क्यों ना आप मुझे एक चांस दीजिए। फिर यूरिडियन पूछता है ऐसा कौन सी रीजन है कि मैं तुम्हें ऐसा चांस दूं और मैं ऐसा क्यों करूं? फिर वो बोलती है क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता कि ये बात सच है कि झूठ है। फिर यूरेनिका बोलती है मैंने आपसे कहा मैं आपको पसंद करती हूँ और उसके साथ साथ मैंने आपको अपना प्यार का इजहार भी किया, और आपको ऐसा कौन से रीजन चाहिए? अगर आप मेरे साथ शादी करेंगे आपको बहुत कुछ मिल सकता है। फिर वो बोलता है जैसे कि? फिर वो बोलते हैं क्योंकि मैं वेस्टर्न रीजन की लिव अपना कंट्री की टाइटल होल्ड करती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है हमारी लैंड गॉडेस से ब्लेस्ड है। फिर वो बोलता है बेलकोट भी अच्छी फसल और प्लांट्स की भूमि है। फिर वो बोलती है और मैं मेरे पिता की एक यंगेस्ट प्रिंसेस हूँ और आपको बहुत सारी डाउरी भी मिलेगी। अगर आप मेरे साथ शादी करेंगे तो मेरे पिताजी गल्फमैन की रोड को इमीडिएटली ओपन कर देंगे। फिर वो बोलता है गल्फमैन रोड, मुझे तो पता है कि ये बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। अगर मैं आपसे शादी भी ना करूं तब भी ये ओपन होने वाला था। ये सब बोलने के बाद भी यूरिडियन नहीं मानता है और सोचती है कि मैं तो हार ही गई, अब ऐसा कौन सा रीजन बचा, आखिरकार वो जीत ही गए। ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर मन ही मन सोचती है मैं तो हम दोनों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लेडी एल्डोरिया के साथ शादी करेंगे तो एक बहुत ही भयानक और एक दुष्ट विलेन के जन्म होगी और वो लेडी आपके वारिस को पैदा करेगी और इविल पाथ और डार्क मैजिक को फॉलो करने बोलेगी और आप वो विलेन की फादर बनेंगे। जब आप 40 साल की उम्र में ही आपके खुद का बेटा आपकी जान ले लेगा। पर ये सब मैं आपको कैसे कहूँ? अगर मैं ये सब बातें आपको बताऊंगी तो ये ना समझ बैठे कि मैं पागल हूँ। ये सब तो मैं करना नहीं चाहती पर मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर पूछती है क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर वो बोलती है आई क्या? फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने आज तक ऐसे प्रपोजल नहीं देखा था, ये बहुत ही मजेदार था, पर आपको समझना चाहिए कि मुझे आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो बोलता है जिसके साथ मैं प्यार नहीं करता उसके साथ शादी भी नहीं कर सकता। फिर यूरेनिका बोलती है पर आपने तो ये कहा था कि लेडी एल्डिया को प्यार नहीं करते हो। फिर वो बोलता है और अभी से मैं उन्हें
प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से जितना हो सकेगी मैं उनसे प्यार करने की कोशिश करूँगा। ये बात सुन के वो बोलती है क्या? फिर यूरिडियन बोलता है और मैं आपको जल्द ही आपकी कंट्री लिबर्नी में वापस भेज दूंगा जब ग्लोचमैन रोड ओपन हो जाएगी। फिर ये बात बोल के वो चले जाता है और वहाँ पे वो खड़ी रह जाती है और बोलती है आपने तो मेरा हर रास्ता बंद कर लिया, फिर भी मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकती। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों मैं बेलकोट के राजा के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं एक वेब नॉवल में फंस चुकी हूँ। मैंने ये सब पहले ही बुक में पढ़ी थी और अभी की मेन स्टोरी में मैं 20 साल पहले आ चुकी हूँ। फ्यूचर में जो विलेन की जन्म होगी मैं उसको रोकना चाहता हूँ और इससे आपकी जान भी बच सकता है, उसके साथ साथ मेरी भी, और मेरी खुद की कैरेक्टर को भी मैं बचाना चाहती हूँ जैसे कि वो वेब नॉवल में थी। 5 साल के अंदर ही में ही वो मैजिक के रिएक्ट की वजह से मेरी मौत हो गई थी। ऐसी मौत से सिर्फ मुझे एक ही पर्सन बचा सकते हैं और वो है किंग यूरिडियन, जो कि सीधे गॉड से भेजी हुई इंसान है, पर उन्होंने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। हम दोनों को बचाने के लिए मेरे से जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूंगी। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है यूरेनिका और उसके सिस्टर बैठे होते हैं। यूरेनिका पूछती है क्या तुमने बेबी के लिए कोई नाम सोचा? फिर उसके सिस्टर बोलती है ड्यूक लिवन ने पहले से ही एक नाम चूज किए हैं। फिर यूरेनिका पूछती है क्या नाम है, और यूरेनिका को तो पहले से ही पता होती है। फिर उसके सिस्टर बोलती है क्या ये नेम अच्छा नहीं है, अच्छा साउंड नहीं कर रही? वो बोलती है ये बहुत ही क्यूट है, क्यूट नाम ब्रिगिड। और याद करती है मुझे ये पहले से ही पता थी, जब मैं मेरी वर्ल्ड में थी तब मरने से पहले मैंने ब्रिगिड वांट्स टू बी हैप्पी ये नॉवल पढ़ी थी और थेरसिया के पेट में जो बेबी है उसी का नाम ब्रिगिड है और ये सब पहले से ही वेब नॉवल में थी। 8 महीने पहले मैं जब यूरेनिका को बॉडी में खुद को पाया, जब मैं अपना आंखें खोली तब आईने में खुद को देखा। मेरी स्किन पूरी तरह से व्हाइट जैसे कि स्नो हो, फ्लफी लाइट पिंक हेयर बिल्कुल ऐसी तरह जैसे एक स्वीट कॉटन कैंडी, और मेरे क्लियर पेल ब्लू आईज। और वो खुद को देख के चौंक जाती है, इतना सुंदर, क्या ये मैं हूँ? और चिल्लाते हुए बोलती है क्या मैंने अभी ये स्ट्रेंज लैंग्वेज में बात की? फिर उसी टाइम पे दरवाजा खुलती है। फिर वो लेडी पूछती है यूरेनिका क्या तुम ठीक हो? और वहाँ पे यूरेनिका खुद को विश्वास नहीं कर पा रही कि ये मैं हूँ, इतना सुंदर मैं कैसे हो सकती। फिर यूरेनिका का सिस्टर बोलती है योर हाइनेस क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है तुम्हें? तुम्हारी चिल्लाने की आवाज आई थी, मैं तो बहुत डर गई थी। क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? तुम मुझे ऐसा मत देखो जैसे कि हम अजनबी है, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? फिर यूरेनिका सोचती है और मैं इसी तरह से मेरी सो कॉल्ड सिस्टर से मिली। फिर बोलती है लेकिन आप सब कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ? ये बात सुन के उसके सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है योर माजेस्टी जल्दी आइए और डॉक्टर के बुलाइए, प्रिंसेस अपना मेमोरीज खो चुकी है। और सारे उदास हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है यूरेनिका ओ डियर क्या तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? हम कौन है? फिर वो सोचती है कि मुझे लगा कि मैं एक्सीडेंट में मर चुकी हूँ। उस दिन बस में विंडो सीट के पास बैठी थी और एक वेब नॉवल पढ़ रही थी और अचानक से वो बस लड़खड़ाने लगी और वो बस क्रैश हो गया था और मैंने अपना होश खो बैठी थी। और जब मेरा होश आया मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर प्रिंसेस और इतना सुंदर बन के हूँ, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लेस मेरे लिए बहुत ही अनफेमिलियर है, पर स्ट्रेंज, ये सब मैंने पहले से ही पढ़ चुकी हूँ। फिर आवाज आती है प्रिंसेस मैं फर्नांडो हूँ, आपकी पर्सनल गार्ड। फिर वो बोलती है तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो गार्ड बोलता है फर्नांडो कार्डोना योर रॉयल हाइनेस। फिर याद आते है कार्डोना, ये नाम तो मैंने सुना है, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर वो बोलती है ना ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कार्डोना, मुझे लगता है मैं कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड में आ गई। याद आता है वो वेब नॉवल में ये नाम थी। फिर पूछती है क्या तुम्हारा कोई बेटा है या फिर कोई भाई? मैंने बस एक ही इंसान का नाम पढ़ा था कार्डोना, और वो वेब नॉवल में मेल प्रोटोगनिस्ट था। मैंने ये मेरी मरने से पहले यही पढ़ा था और वो बहुत ही हैंडसम नाइट था। उसका गार्ड बोलता है क्या एक बेटा? योर हाइनेस मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं इकलौता चाइल्ड हूँ। फिर वो सोचती है ये तो बिल्कुल सेम हो रहा है जैसा कि
वो वेब नॉवल में थी, ब्रिगिट वांट्स टू बी हैप्पी। क्या मैं सच में ये वर्ल्ड में आ चुकी हूँ? पर मेन कैरेक्टर पैदा होने से पहले ही। फिर तभी गार्ड बोलता है, क्या आप ठीक हैं प्रिंसेस यूरेनिका? फिर शौक होकर याद करती है, रुको, क्या अभी तक ये नॉवल शुरू ही नहीं हुई है? जब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी तब वो किडनैप हो गई थी। मुझे ये सब सही करना पड़ेगा और मैं ये वर्ल्ड में फ्यूचर से पहले ही पैदा हो चुकी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कितनी अजीब बात है कि मैं एक अलग पर्सन के बॉडी में आ गई। और वो नॉवल बुक को याद करने लगती है जिसमें कि लिखा होता है उसका लिवबनी कंट्री एक स्मॉल नेशन होता है और बेलकोट बहुत ही बड़ा और पावरफुल कंट्री होता है। और स्टोरी में ये भी है, द ग्रेट किंग ऑफ बेलाकोट उसके बड़ी बहन थर्सिया को किडनैप कर लेते हैं और लिवबनी कंट्री को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। पर मैंने जब पढ़ा वो कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहद दुखदजनक उनका मौत हो जाता है। और ये जब मैंने पढ़ा था मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे, क्योंकि और मैं तो बहुत ही टूट गई थी। पर मैं अभी भी डरी हुई हूँ। मैं इसीलिए डर रही हूँ क्योंकि वो अभी भी पावरफुल नेशन को रूल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सडनली मेरी रियल लाइफ में बदल गई है। और वो स्टोरी बुक में थर्सिया को किडनैप हुआ था। वो बुक में ये भी था, प्रिंसेस और गार्ड के बीच में बहुत अजीब सी प्यार कहानी शुरू होती, ब्रिगिट वांट्स टू बी हैप्पी। और मैं जो ये वेब नॉवल में जी रही हूँ इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और फीमेल प्रोटोगनिस्ट में ब्रिगिट है और वो थर्सिया मतलब मेरी बड़ी बहन की बेटी। और मेल प्रोटोगनिस्ट है ब्रिगिट्स की गार्ड एलेक्सियो। और ये स्टोरी में विलेन है डेकाल्ब बेलकोट और ब्रिगिट वांट्स टू बी हैप्पी नॉवल में लिखा था। और सबसे मेन प्लॉट ये है, वो प्रोटोगनिस्ट अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा को वो कैसे हील करता है और ऐसा कहा जाए तो, और उसके पेरेंट्स और पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। और सबसे पहले जब किडनैप होती है तब से शुरू होती है। ब्रिगिट्स के फादर ड्यूक लेवन, उन्होंने बैटलफील्ड में उनके मौत हो गई थी जब मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। और उसको जब ये बात पता चलती है वो बहुत ही शौक में आ जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इस वजह से उसकी डॉटर ब्रिगिट्स की भी तबीयत बहुत ही खराब तरीके से पैदा हुई थी और बेलकोट और लिवबनी के बीच में दरारें आ गई। इसीलिए ब्रिगिट के साथ साथ उसकी माँ थर्सिया को भी अपना कंट्री वापस लिवबना भेज दिया गया। ब्रिगिट तब 10 साल की थी और इस खबर से डेकाल बहुत ही टूट चुका था। जब ये बात सुना ब्रिगिट उसे छोड़ के जा रही, इसके पूरा नेम बहुत लॉन्ग है, मैं तो हमेशा से भूल जाती हूँ, छोड़ो। और उसने ब्लैक मैजिक का यूज करना शुरू करता है और विलेन बन जाता है। जिस साल ब्रिगिट और डेकाल्ब अलग हुए थे तब डेकाल्ब 11 साल का था और वो बेड मैजिक की रिचुअल फॉलो करने के लिए वो अपने खुद के पिता को सैक्रिफाइस कर दिया और द किंग ऑफ बेलकोट को जान से मार दिया। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये साम्राज्य का राजा बनना था और लिवबनी की रानी ब्रिगिट को वापस से पाना चाहता था। मुझे डेकाल्ब की पिता के बारे में सोच के बहुत बुरा फील होता है। नहीं, ये तो अभी भी बहुत भयानक है। और स्टोरी में ये भी है, थर्सिया जब अपने होम कंट्री में रिटर्न आई तो 2 साल के बाद उसका डेथ हो जाता है और ये कहानी में 3 लोग मर जाते हैं। सबसे पहले थर्सिया और उसके हस्बैंड ड्यूक लिवान और उसके साथ साथ डेकाल्ब के फादर मतलब अभी जो बेलकोट के किंग है। और एक मैन कैरेक्टर एलेक्सियो और उसके पिता फर्नांडो। समय के साथ साथ फर्नांडो एक वार में उनके पैर और उनके आंखें खो दिए और ये पॉइंट में उनके पेरेंट्स और जनरेशन को पूरी जनरेशन ऐसे ही ट्रेजेडी में रहने लगी। और वो स्टोरी में वेब नॉवेल की कंपेयर करें, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और यहाँ पे 2 कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ से निकल जाते हैं और आखिर में ये वेब नॉवेल के स्टोरी में बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइम आता है और 2 कैरेक्टर होते हैं जो कि पास्ट सारे प्रॉब्लम से निकल जाते हैं और एक टोटल स्वीट रोमांस स्टोरी शुरू होती है। फिर सोचती है अगर वो मैं वेब नॉवल ऐसे पढ़ती ही रहती तो मुझे इसके सैड बैक स्टोरी भी पता चलती। पर खैर ये कोई रियलिटी नहीं है, पर शॉकिंगली ये सब रियल में हो रही है। जब मैंने सोचा था ये एक सपना है और मेरी जब एक्सीडेंट हुई थी रियल में तो मैं तब एक बेड में लेटी हुई थी और मेरी हालत बहुत ही खराब थी। सबसे पहले तो मैंने अपना खुद की रियलिटी मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, पर मैं ये सच से
भाग नहीं सकती और मैं अपनी सेकंड लाइफ जी रही हूँ। थर्सिया अभी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब बेलकोट कभी भी आ सकता है उसको किडनैप करने के लिए। फिर यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसके बहन बोलती है, यूरेनिका तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? फिर वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है, हमारी छोटी सी प्यारी ब्रिगिड अभी पैदा होने वाली है और हाँ मैं यहाँ पे ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ करना होगा। प्लान ए, सबसे पहले मुझे लिवोनिया कंट्री के ऊपर बेलाकोट का अटैक रोकना पड़ेगा। पर उनके पेरेंट्स के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ डिटेल्स लिखा ही नहीं था वेब नॉवल में। मुझे सिर्फ ये बात याद आ रही है कि बेलाकोट को किंग ने लिवोनिया का कंट्री में एक एग्रीमेंट भेजा था, पर वो एग्रीमेंट को लिवोनिया ने मना कर दिया था। ये सब क्या चल रहा है और वो एग्रीमेंट में ऐसा क्या था? वो याद करने लगती है और फिर उसका गार्ड बोलता है, प्रिंसेस यूरेनिका क्या कुछ हुआ है? ऐसी कौन सी बात है? आप सही नहीं लग रहे हैं। फिर वो ऊपर देखती है, फिर वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी राइट पैर और तुम्हारे लेफ्ट आंख की वजह से। ये बात सुनकर गार्ड बोलता है, हैं? फिर वो बोलती है, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगी, मतलब समझ नहीं पाओगे। फिर बोलती है तुम पूछती है, और क्या तुम्हें याद है कि बेलकोट और लिवोनिया के बीच में क्या एग्रीमेंट हुई थी? फिर गार्ड बोलता है, बेलकोट के साथ? क्या आप ग्लकमन ट्रीटी के बारे में पूछ रहे हैं? जब ये बात सुनती है बोलती है, क्या तुमने अभी ग्लकमन ट्रीटी के बारे में बोला? फिर गार्ड बोलता है, हाँ, ग्लोचम रोड ओपन होने वाला है। बेलकोट ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें मैजिकल और आजकियान के तरफ से एक मैजिकल दिलाएंगे। फिर उसे याद आता है, हाँ ग्लकमन ट्रीटी, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। तो लिवोनिया की कंट्री के किंग ये एग्रीमेंट पहले तोड़ा था और वो इंसान है मेरा डैड। हमारा कंट्री इतना छोटा है और उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर वो उठ के जाती है। गार्ड बोलता है, योर हाइनेस आप कहाँ जा रही हैं? वो बोलती है, सॉरी फेर्डी, मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर अपने पिताजी के पास जाती है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, यूरी स्वीटी, ऐसा कौन सी बात होगी जो तुम भागते हुए आ रही हो? फिर यूरेनिका बोलती है, पिताजी वो ग्लोचमैन ट्रीटी के बारे में ये सब क्या है? फिर उसके पास जाती है और सोचती है, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी फादर की क्या वीकनेस है। अगर मैं थोड़ी सी भी क्यूट एक्ट करूं, वो मेरी सारी बात मान लेंगे। फिर वो ग्लचम की एग्रीमेंट के बारे में पूछती है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे छोटी से सर में ये सब कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स नहीं आना चाहिए मेरी स्वीटहार्ट। 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा अभी जो आप ये सब मुझे बताए। आपने वो ग्लकमन के रोड क्लोज करना चाहते हैं 2 साल के लिए। फिर वो एक्सप्लेन करता है वो बेलकोट बिल्कुल भी मैजिक का प्रोड्यूस नहीं करता है और उन्होंने अपने कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और ईस्ट में बेलकोट आता है, इसीलिए हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया है। और अजकियान ने हमारे साथ 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड शुरू हो गई है और हमारे डेवलपमेंट की वजह से मेरे पिताजी ने बहुत धीरे धीरे ग्रेडी बनते गए। फिर उनके पिता के दिमाग में आता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत सारी मनी आएगी। फिर इस वजह से वो ऐसा करना चाहे कि उनका एग्रीमेंट चेंज करना चाहे और उन्होंने 10% से ज्यादा चाहने की आशा किया। ये सब सुन के फिर वो बोलती है, क्या आपको बेलकोट के बारे में आपको पता नहीं है? क्या बिल्कुल भी डर नहीं लगता? वो कितने क्रूर हैं और आप 2 साल के लिए बंद करना कैसे चाहते हैं? फिर उसके बोलते हैं, यूरेनिका कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि बेलकोट बहुत पावरफुल है, पर हमने एक पीसफुल एग्रीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर दे। यूरेनिका को समझ आता है कि तो मेरे सबसे पहले ये एग्रीमेंट और ऐसा सब होने के पीछे सबसे पहले मेरे पिताजी के हाथ है। फिर बोलती है कि आप ये ग्लकमैन का रोड ओपन नहीं करेंगे। फिर उसके पिता हंसते हुए बोलते हैं, पर ऐसा क्यों करूं मैं स्वीटहार्ट? फिर सीन चेंज होता है और यूरेनिका और सिस्टर साथ में जा रहे होते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा होता है। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, यूरेनिका ऐसी क्या बात है, तुम खुद से ही अपने आप में बात करने लगती हो। वो बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, अगर तुम्हें कोई बात की चिंता हो रही है तो तुम मुझे कह सकती हो। फिर यूरेनिका सोचती है, जब वो प्रेग्नेंट है मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं दे सकती। उसकी सिस्टर बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम्हारी बड़ी बहन मुझे बताना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगी। फिर यूरेनिका बोलती है, थर्सिया तुम एक एंजल हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी
और तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी थर्सिया। और मुझे लगता है मेरे पास प्लान बी भी है। प्लान बी ये है कि जब बेलकोट का किंग मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश करेंगे तो मैं थर्सिया को छुपा लूंगी और ये सब नहीं होने दूंगी और मुझे ये सब रोकने पड़ेगा। पर मुझे तो पता भी नहीं है कब वो अटैक करने वाले हैं। और सीन चेंज होता है और ड्यूक लिवन की कैस्टल दिखाया जाता है और वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने जगह पे क्यों नहीं जाती, तुम्हारे पैलेस में जाओ। और ये होता है ड्यूक लिवान का छोटा भाई और उसका बचपन का दोस्त सर्गे लिवान। ये सब यूरेनिका को बोल रहा होता है। वो बोलती है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? हाँ, दुख की बात है, मुझे तो मेरी फ्यूचर का प्लान अभी से ही करना पड़ रहा है और फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है। मुझे थर्सिया के साथ रहना है और उसके पास रह के उसे प्रोटेक्ट करना है। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और कुछ दिन की बात है जब बेलकोट ये राज्य में अटैक करने वाले हैं। मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मैंने ये जरूर पढ़ी थी। फिर वो लड़का बोलता है मैं थर्सिया के ऊपर अच्छे से ध्यान रखूंगा ये पैलेस में। और वैसे भी वो एक शादीशुदा औरत है और तुम तो कुछ दिनों से बहुत ही अजीब एक्टिंग कर रहे हो और ऐसा कौन विश्वास करेगा, तुम एक प्रिंसेस हो। और वो बोलती है अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हें एक मुक्का दे दूंगी। और याद करती है और ये बहुत अच्छी बात है कि यूरेनिका और मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ही सेम है। अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है कि मैं उस बैकग्राउंड स्टोरी को अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो मैं ये बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर और अच्छे से ध्यान रख। फिर वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या कोई बात है? फिर वो बोलती है सर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बिल्कुल बचाओगे। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें क्यों बचाने आऊँ, वहाँ पे तो सार कार्डोना होंगे और जब तुम्हारे पास सार कार्डोना भी है तो वही बचाएंगे तुम्हें। फिर वो बोलती है जब जरूरत पड़ेगी, टाइम आएगी तब बचाना, तब की बात कर रही। और वो याद करती है क्योंकि एग्जैक्टली यही था जो फर्स्ट सीन में था, वो नॉवल की फर्स्ट सीन में था और वो स्टोरी में जो लिखा होता है वो याद करती है। और मुझे थर्सिया को कहीं पे छुपाना होगा और उसे सेफ रखना होगा। फिर यूरेनिका बोलती है मैं गिनना शुरू कर रही हूँ सर्गी, तुम्हें जैसे भी करके आना होगा। फिर वो बोलता है वापस से तुम्हें ऐसे अजीब एक्ट करना शुरू कर दिया। फिर वो हंसती है और याद करती है और एक बात मैं तो भूल ही गई थी। और बेलकोट के महाराज जब प्रिंसेस को लेने वाले हैं, लिववनी की कंट्री में सिर्फ एक ही राजकुमारी नहीं थी, यहाँ पे 2 राजकुमारी थी। और सीन चेंज होता है और फिजिशियन के पास यूरेनिका का चेकअप होती है और उन्होंने बोलते हैं कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसके पिताजी और उसके सिस्टर वो सब होते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें अच्छी बातें सब सुनना पड़ेगा क्योंकि बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर उसी टाइम पे वो खड़ी होती है और बोलती है मुझे कुछ करना होगा। और वो थर्सिया को उठाती है और बोलती है चलो हम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं इसलिए हम थोड़ा बाहर चलते हैं। फिर उसके सिस्टर बोलती है हम तो बस 2 घंटे ही यहाँ पे हैं, तुम ये क्या कह रही हो? यूरेनिका बोलती है 2 घंटे बहुत होते हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा। माँ और पिताजी देख के सोचते हैं इसे क्या हो गया। फिर वो बोलती है थर्सिया बहुत टायर्ड हो जाती है जल्दी ही, हम इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते, हमें जल्दी ही घर जाना होगा। ओ डियर थर्सिया सब कुछ सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद उसे खींचते हुए बाहर ले आ जाता है और जब वो जा रहे होते हैं तब आवाज आते हैं कि मिल गया। फिर ये लोग बहुत शौक हो जाते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो जब सामने देखती है, सामने होता है बेलकोट की आर्मी, वहाँ पे पूरी तरह से अटैक हो चुकी है, अटैक होना शुरू ही हो गई थी। फिर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वो खींचते हुए उसे लेके जाती है, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे जल्दी करना होगा। और ये स्टोरी में लिखा होता है उसके डैड और उसकी माँ बिल्कुल सही होती हैं। और इसमें स्टोरी में यही भी लिखा हुआ था कि यूरिडियन सिर्फ थर्सिया को किडनैप कर लेते हैं, इसीलिए मुझे जैसे भी करके थर्सिया को बचाना होगा। और उसके एक कोने में छुपा देती है। ये एक सीक्रेट जगह है जो कि सिर्फ ब्रिगिड जब छोटी बच्ची थी तब उसे ये सब पता था और इसके बारे में किसी को नहीं पता, मुझे यहाँ पे छुपाना होगा। फिर यूरेनिका बोलती है यहाँ पे ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। उसकी बहन पूरी तरह से डरी हुई होती है और वो बोलती है मुझे पहले समझाओ ये सब क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या होने वाला है। तब सोचती है मुझे इसका दूसरा सीक्रेट जगह भी ढूंढना पड़ेगा और ये मैं बाद में करूंगी,
फिर वो बोलती है, थर्सिया तुम परेशान मत हो और ब्रिगेड के बारे में भी बिल्कुल मत परेशान होना। और उसके बाद से उसे अच्छी तरह से छुपा लेती है और मुझे जल्दी करना होगा और जो सोल्जर्स हैं वो भी आने वाले हैं और थर्सिया अभी सेफ रहेगी। और बोलती है कि मैं तुम्हें वापस आके मिलूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। फिर जब निकलती है और वहाँ पे आर्मी कब्जा कर चुका होता है और जब उनके आदमी देखता है तो वो छुप जाती है और याद करती है, मतलब बिल्कुल सही वैसा ही हो रहा है जैसा कि स्टोरी बुक में लिखा था। और ये तो सोचने से ज़्यादा और ज़्यादा स्कैरी है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना डरावना हो सकता है और मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा और इसकी सेकंड सीक्रेट जगह ढूंढ के मुझे छुपना होगा। क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या मुझे सीक्रेटली यहाँ पे ही छुपना चाहिए? और निराश होकर याद करने लगता है, क्या मुझे सर्जिया बचाने आ सकता है? उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, पर अभी मैं रियलिटी में जी रही हूँ। वो वेब नॉवल में जो लिखी थी ये नहीं कह सकती कि ऐसा ही होगा जैसे सेम लिखा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे डरती हुई वहाँ से जाने की कोशिश करती है और वो सीक्रेट जगह बहुत दूर नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी करना होगा और जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्द भागते हुए जाना होगा। फिर चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं है और अपना गाउन उठा के एकदम से वो भागने की तैयारी करती है। वो तो एकदम से भागेगी अभी। और उसी टाइम पे जो यूरिडियन होता है उसका नजर यूरेनिका के ऊपर पड़ ही जाती है और वहाँ पे यूरेनिका सोच रही, मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा होगा। और ये सब सारा यूरिडियन देख ही रहा होता है। और जब भागते हुए के टाइम पे जब वो पीछे देखती है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और जब वो देखती है तो वहाँ पे खड़ा होता है यूरिडियन। उसके आंखों के साथ इसके आई कांटेक्ट भी हो जाती है और डरते हुए वो पीछे घूम के और सोचती है वो मुझे कितने देर से ऐसे ही देख रहे हैं। और वो कांपते हुए खड़ी होती है और नीचे बैठ जाती है। इधर वो कांपते हुए बैठी है और उसके पास यूरिडियन पास आ ही चुका होता है। वो सोचती है ये सर्गे अभी तक आया क्यों नहीं, यही सही टाइम है कि तुम मुझे अभी बचा सकते हो। अगर तुम अभी मेरे सामने दिख गए तो मैं तुम्हें 100 किसेस दूंगी, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। और तभी यूरिडियन पास आके खड़ा हो जाता है और जब वो देखती है शाइनी सिल्वर हेयर और रेड आइस, उसे समझ आती है कि यही बेलकोट की किंग है। और वो किंग भी उसे देखता है और बोलता है पिंक हेयर और लाइट ब्लू आइस। फिर बोलता है हमने आपको पा लिया है लिवोवने की राजकुमारी यूरेनिका। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और तभी उस टाइम पे यूरेनिका बोलती है, सर्गे तुम एक नंबर के कुत्ता अभी तक आए नहीं। और तभी यूरिडियन उसको कंधे में लटकाते हुए ले जाता है और वो चिल्लाने लगती है और वो सोचती है वो ऐसे मुझे लटकाते हुए क्यों ले रहे हैं। और उस राज्य के सिपाही भी प्रिंसेस यूरेनिका को लेते हुए देखते हैं और उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, पर हमारा ये किंग इतना ताकतवर होता है, सबको निपटा लेता है और उसे ऐसे ही लटकाते हुए ले जा रहा होता है। और यूरेनिका सोचती है, ओए माँ मेरा पेट, मैंने थर्सिया को बचाना चाहा था पर उसकी जगह लेने नहीं। और तभी उसी टाइम पे और फाइनली आता है सर्गे बचाने के लिए। फिर वो देखती है सर्गे, फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम स्वर, क्या तुम्हें आने में इतना टाइम लग गई? और उसको भी यूरिडियन घायल कर देता है और सर्गे यूरिडियन से लड़ नहीं पाता है। फिर यूरेनिका बोलती है, एक्सक्यूज मी सर बेलकोट। फिर वो बोलता है फिर वो बोलती है, क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं प्लीज? फिर यूरिडियन बोलता है, क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको जाने दूं? फिर यूरेनिका बोलती है, मैंने तो आपको ऐसा कहा भी नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ और आप सिर्फ मुझे राइट साइड में ऐसा पकड़ सकते हैं। फिर यूरिडियन बोलता है, तो ऐसा बात है? और यूरेनिका बोलती है, सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे कंधे भी दर्द होने लग गई। और उसको उठा के एक हॉर्स के ऊपर बिठा देता है। वो देखती है, हॉर्स, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? क्या होगा अगर मैं इससे गिर जाऊं तो? फिर वो यूरिडियन बोलता है, तुम यहाँ पे सीधा बैठ जाओ और अपना पीठ मेरे ऊपर रख सकते हो। वो बोलती है, क्या ऐसे? यूरिडियन बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर ऑर्डर देता है, बेलकोट की आर्मी अब हम निकलने वाले हैं। अपना हॉर्स को खींचते हुए वो स्टार्ट करता है और आर्मी के साथ साथ वो सारे जाते हैं और बोलता है, हम अभी मैजिक सर्कल से बाहर जाने वाले हैं और कहीं गिर मत जाना यहाँ पे। वो सोचती है, मैजिक सर्कल? और एक सर्कल होता है और उसके आंखें बहुत रोशनी से भरा होता है
और यूरिडियन उसके आंखों को रोशनी से ऐसे छुपा देता है और बोलता है, कोई रुकना मत, चलते जाओ, हम तब तक रुक नहीं सकते जब तक हम बेलकोट पहुंच नहीं जाते। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी बॉडी कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिक के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। फिर यूरिडियन बोलता है, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें उन्हें जगाना नहीं चाहिए। और फाइनली उसकी आंखें खुलती है। ये शोर शराबा कैसे है? और सामने वो खड़े होते हैं। यूरिडियन बोलता है, क्या आप उठ गई? फिर वो यूरिडियन को देख के बोलती है, वो ये कितना हैंडसम है और एक हैंडसम सा लड़का मेरे साथ बात कर रहा है। फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है और ये सब वो लोग देख रहे होते हैं। फिर यूरिडियन बोलता है, क्या कोई ऐसे अजीब सी घटना इनके साथ हुई है? फिर यूरिनिका बोलती है, मेरी आंखें तो बंद ही हो जा रही हैं। पास में जो बूढ़ा होता है वो बोलता है। फिर वो पास जाके बोलता है, योर हाइनेस, क्या आप अगर अनुमति दें? वो अपना हाथ निकालता है और अपना मैजिक शुरू करता है। जब यूरिनिका देखती है तब सोचती है, ये सब क्या है? इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे सर पे दुखने लग रही है। और तभी उसका सर घूम जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा सर फटने वाला है और इससे मुझे बहुत ही दर्द हो रही है और ये बिल्कुल भी टॉर्चर है। अगर कोई है प्लीज मेरी मदद करो। और तभी यूरिडियन उसका हाथ पकड़ता है और वो महसूस करती है, क्या अभी मुझे कोई भी पेन नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पैर भी एकदम ठीक हैं। फिर यूरिडियन बोलता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? वो बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने थर्सिया को आखिरकार प्रोटेक्ट कर ही दिया, पर मैं खुद किडनैप हो गई और एक हॉर्स में और मुझे ऐसी तरह से लेके आए हैं और उसके साथ साथ मेरी पेन भी गायब होगी। मुझे जितना याद है इस बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था और ये तो बड़ा ही अजीब है और ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मैं ये खुद झेल रही हूँ इसमें तो मेरी ही ज्यादा परेशानी बढ़ गई। फिर वो यूरिडियन बोलता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? फिर यूरिनिका बोलता है, अगर आप मेरे सिस्टर को नहीं ले पाए तो आप अपना घर क्यों नहीं चले जाते और आपने मुझे क्यों उठा के ले आए? आप बहुत डरावने हैं। और यूरिडियन उसे बच्चों की तरह दो हाथ से उसे उठा लेता है। प्रिंसेस उसे देख के फिर से नट्टू हो जाती है। फिर सोचने लगती है, ये कितना हैंडसम है। फिर यूरिडियन बोलता है, आप ऐसा सैड क्यों हैं? आप किस बात पे सैड हैं? फिर वो बोलते हैं, जब देखती है बेलकोट का फ्लैग है उसके ऊपर वो बैठी हुई है। फिर यूरिडियन उसका आंसू पोंछते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मैजिक से इतना सेंसिटिव हो, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। फिर वो रोते हुए बोलती है, हाँ। फिर बोलता है कि मैंने अचानक से ऐसा अटैक किया और इससे तुम बहुत ही शौक हो गए होगे। फिर वो बोलती है, हाँ। उसके साथ साथ बहुत ही शर्मनाक था। फिर उसके हाथ से रुमाल छीन के बोलती है, ये मैं कर लूंगी। फिर बोलती है, पर वो पेन कैसा था मुझे जब पहले दिया गई थी, पर अभी मुझे ऐसा कोई भी पेन नहीं हो रहा। फिर यूरिडियन बोलता है, क्या तुम इससे पहले जब मैजिक हुई थी क्या तुम तब भी इतना सेंसिटिव थे? फिर वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और ये मैजिक सेंसिटिविटी, वो पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वो बोलती है, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुनी थी और ना ही मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है पहले। और मन ही मन सोचती है, मुझे तो यही पता है जब मैंने 8 महीने पहले ये बॉडी में आई थी। फिर वो बोलती है, वो जो आदमी था जिन्होंने मुझे टच किया था, और सब उसके तरफ देखते हैं। फिर वो आदमी कांपते हुए बोलता है, अगर कोई इंसान इतना सेंसिटिव है तो उसका मैजिक ऐसा ही काम करता है। फिर वो बोलता है, शायद वो ऐसे एनवायरनमेंट में कभी थी ही नहीं, इस वजह से उनको मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर यूरिडियन बोलता है, अगर ऐसा है तो अभी वो बिल्कुल ठीक कैसे है? फिर वो आदमी बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता और मैं सही से नहीं कह सकता योर मैजेस्टी। और वो बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे उनको टच करने में मुझे डिफिकल्टी फील हो रही। फिर यूरिडियन बोलता है, अगर ऐसा है तो छोड़ो, ऐसा लगता है इसका मतलब मैजिक सर्कल का यूज करना इम्पॉसिबल है। फिर वो खड़ा होता है और आर्मी को बोलता है, हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, इस वजह से हमें हॉर्स के साथ ही हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं, यूरिनिका की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है तुम इससे पहले हॉर्स राइडिंग भी नहीं किए हो। फिर वो बोलती है, मुझे हॉर्स राइडिंग पता है। फिर बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा लगता था जैसे तुम हॉर्स राइडिंग करते हुए बहुत डर रही थी। फिर वो बोलती है, मैंने आज तक
कभी खुद से हॉर्स राइडिंग नहीं की थी, क्योंकि ऐसा कुछ रीजन थे, इस वजह से मैंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की थी। फिर वो खुद से सोचती है, क्या मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही, मेरी वजह से आप परेशान तो नहीं हो रही। फिर सोचती है मैं तो खुद किडनैप होके आई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें मैं परेशान तो नहीं कर रही। यूरिडियन उसे हाथ बढ़ाता हुए बोलता है, फिर आप मेरे साथ आइए, अगर हम हॉर्स से राइड करेंगे तो हम कल तक पहुंच जाएंगे। फिर वो सोचती है कि इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि और उन्होंने मुझे किडनैप किया है, इस वजह से उनका बर्ताव भी खराब नहीं है। फिर वो हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मेरे साथ आओ और उठो। फिर उसके हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है और बोलती है थैंक यू। फिर पूछती है कि आपका कोई इंटेंशन है लेविवनी कंट्री में मुझे वापस छोड़ दे। फिर उसके बाद वो ऐसे ही खड़े रहता है। वो सोचती है हाँ तो जितना भी अच्छा बर्ताव हो, फिर भी 10 साल पहले धर्सिया को उन्होंने किडनैप कर लिया था। फिर उसके बाद यूरिडियन बोलता है, अगर मैं एक बार वो स्टेटमेंट अच्छे से जान लूं, उसके बाद से तुम्हारी लेविवनी कंट्री में तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा और उसके साथ साथ सेफ्टी और कंफर्टेबल के साथ। और मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ। तब भी अपने मन में सोच रही है कि ये इंसान जब वो 40 साल का होगा तो अपने खुद का बेटा से ही मारे जाएगा, और जब मुझे पता है सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो इसके बाद क्या होने वाला है, ये सब मुझे पता है। फिर वो पूछती है, सर क्या मैं आपके नाम जान सकता हूँ, पूछ सकता हूँ? फिर वो यूरिडियन लुइस सल्डोर डी बेलकोट, और इतना लंबा नाम बताता है। फिर उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है आपको तो पता ही होगा, और मैं यूरिनिका लिवोवनी। और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके आर्मी के साथ वो वापस लौटता है और वहाँ पे प्रिंसेस भी होती है। फिर वो बोलता है अपना बॉडी को रिलैक्स करो, और अगर ऐसा रिलैक्स नहीं रखोगे तो तुम्हें बहुत ही दर्द होने लगेगी। फिर वो बोलती है नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रही। और वो मन ही मन सोचती है मैं इनके कितने करीब हूँ और इनके शरीर के साथ मेरा शरीर भी टच हुआ है और मैं फील कर पा रही हूँ कि उनका कितना टाइट मसल्स है, और ये मोमेंट में मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि सब कुछ ठीक है। फिर उसे देखते हुए सोचती है क्या ये इंसान को बिल्कुल भी पसीना नहीं आते, वो इतना क्लियर और अच्छा स्मेल कैसे कर रहे हैं, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर वो आंखें बंद करते धीरे धीरे उसके सीने में उसका सर रखने लगती है। फिर उसका ख्याल आता है कि मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं इतनी थ्रस्टी वुमन बन गई हूँ। फिर उसका हॉर्स बहुत सी तेजी से जा रहा होता है, वो गिरने वाली होती है और पकड़ लेता है। फिर बोलता है अच्छे से बैठिए प्रिंसेस, और वो सोचती है कि ये कितना शर्मिंदाजनक है। और उसके बाद दिखाया जाता है कुछ घंटों के बाद वो फिर से ऐसे पड़ी रहती है नीचे, और जब उसका आंखें खोलती है फिर सोचती है यहाँ पे क्या हो रहा है, और वहाँ पे जो जादूगर वाला होता है वो भी होता है और उसका जादू से कुछ कर रहा होता है। और वो सोचती है कि अभी जो मैं ये देख रहा हूँ ये कैसा फायर है, क्या मैं मर चुकी हूँ, मुझे उन्हें टच करना पड़ेगा। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास वो रहती है और मुझे ये पेन से राहत मिलेगी, पर ऐसा कैसे? वहाँ पे यूरिडियन सोचता है प्रिंसेस तो बहुत सेंसिटिव है। फिर उसके बाद से वो जादूगर आदमी बोलता है मैजिक फायर स्टार्ट होने वाला है, ऐसा लग रहा है प्रिंसेस ये मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर वो सोचती है ये सब सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये सब बातें यूरिडियन बोलता है, ऐसा लग रहा है ये मैजिक वो हैंडल नहीं कर सकते, तो हमें केयरफुली रहना होगा। फिर यूरिनिका सोचती है मुझे इतना दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कि मैं मरने वाली हूँ, पर जब यूरिडियन को छूता हूँ तब मुझे सारा दर्द गायब हो जाता है। फिर यूरिडियन उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो ये सब लिवोवनी कंट्री में बिल्कुल भी ये सब नहीं होती आई है प्रिंसेस? फिर उसके बाद मन ही मन सोचती है मैं तो ये पहली बार ये वर्ल्ड में आई हूँ और मुझे इस बारे में नहीं पता। बेलकोट के हिसाब से लिवोवनी कंट्री बहुत ही वीक है और इनके बीच में एग्रीमेंट भी हुई थी, और मेरी बॉडी मैजिक को रिजेक्ट कर रहा है। और जब वो चारों तरफ देखती है वहाँ पे गार्ड भी होते हैं। फिर उसके बाद यूरिडियन बोलता है तुम ये मैजिक सर्कल में आने के बाद तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, क्या आपके साथ कोई डरावनी चीजें हुई है? वो बोलती है आप मुझे अभी के अभी हक कर सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद यूरिडियन को बहुत ही बुरा लगता है और उसने जो पहना होता है वो कपड़ा उसको पहना देता है, उसके ऊपर ढक देता है। ये सब देख के यूरिनिका को बहुत ही अच्छी लगता है और वो बोलता है मैं ये इंसान को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। आग चल रही होती है। फिर वो सोचती है ये लिवोवनी कंट्री से बेलकोट की हवा बहुत ही हैवी है और ये मैजिक की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर जब मैं यूरिडियन के साथ हूँ पास हूँ
मुझे सांस लेने में आसानी हो रही है। ऐसा लग रहा है ये इंसान एकदम मिराकल के जैसा है और उसकी बॉडी भी। मन में प्लान सी की प्लान करती है। वो सोचती है कि साइड कैरेक्टर को साइड हटा के क्यों ना मैं खुद ही जीतना चाहूँ, मैजिक से उसे पा लूंगी। और ऐसे ही रात बीतती है और सुबह होती है। यूरेनिका यूरिडियन देखती है, तब सोचती है कि ऐसे हैंडसम इंसान के शादी करना तो कितना मजेदार की बात है और ये कितने अच्छे हैं। और उसे देख के फिर से नट्टू हो जाती है और फिर से उसके बारे में ख्याल करने लगती है। फिर यूरिडियन बोलता है, आप क्या सोच रही हैं प्रिंसेस यूरेनिका? फिर वो बोलती है, मैं ये सोच रही थी कि आप एक डैड बनते हुए कितने हॉट लगोगे। मैं सोच रही थी आपके साथ कैसे शादी करूं। और मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है वो मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। और वो याद करने लगती है कैसे कैसे अजीब मोमेंट में उन्होंने मुझे देखा था। ये कितने शर्मिंद की बात है। फिर वो बोलता है, तुम चुप हो गए? फिर बोलता है, तुम बहुत ही अजीब हो। वो बोलती है कि कितने शर्मिंदाजनक है और वैसे भी वो मेरे साथ शादी क्यों ही करेंगे जब मेरी कंट्री इतनी छोटी सी है। वो तो एक बड़ी राज्य की प्रिंसेस के साथ शादी करेंगे। फिर वो बोलता है प्रिंसेस यूरेनिका और वो अपने हाथों से उसे उठा के हॉर्स के ऊपर बिठा लेता है। फिर उसके आर्मी को बोलता है, हम कैपिटल पहुँचने वाले हैं, इस वजह से हमें जल्दी जाना होगा। यूरेनिका सोचती है, अगर मैं ये इंसान से शादी नहीं कर सकती तो मुझे वो मैजिशियन लेडी से भी शादी करना रोकना पड़ेगा। और मुझे पता है ओरिजिनल स्टोरी में क्या हुआ था। डेकाल, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें बिल्कुल भी पैदा नहीं होना चाहिए। ये वर्ल्ड के सारा पावर पाने के लिए तुम कितने हद तक जा सकते हो वो ये स्टोरी में था, जिसने तुम्हें ऐसे रास्ता के लिए अपनाने के लिए कहा है। उसके खुद का बेटा को ही ब्लैक मैजिक के बारे में उसे बताया और मैं ये शादी कैसे रोक सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता ब्रिगिट 2 महीने के अंदर ही पैदा हो जाएगी। वो तो अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और डेकाल ब्रिगिट से 1 साल बड़ा था। इसका मतलब सिर्फ मेरे पास 1 साल ही है। फिर पूछती है, योर मैजेस्टी। फिर वो बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आप शादीशुदा नहीं है? वो बोलता है, क्या आप एक बच्चा का प्लानिंग कर रहे हैं? फिर वो बोलता है, पहली बात तो मैंने अभी तक शादी ही नहीं किया और तुम बच्चे की बात करते हो और ऑब्वियसली मेरा कोई भी बच्चा नहीं होगा और ना ही मैं चाहता हूँ। फिर सोचती है, बिना शादी किए और बच्चा भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। फिर सीन चेंज होता है और वो फाइनली यूरिडियन के कंट्री में पहुँचते हैं। और जब देखती है वो कंट्री की नजारा, फिर सोचती है ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ओल्ड और हिस्टोरिकल प्लेस है। मेरी राज्य लिववनी इससे ज्यादा क्यूट लगता है। फिर उसे पर्दा से ढक देता है। फिर बोलता है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं और बहुत भीड़ होगी, इस वजह से कहीं तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ, इस वजह से पर्दा कर लो। और जब देखती है सच में बहुत सारे लोग होते हैं और सारे उसके जय जयकार कर रहे होते हैं बेल कॉर्ट के स्वागत में। फिर देखती है इतनी भीड़, सारे लोग उसे इतने अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फिर वो सोचती है ये इंसान बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, इस वजह से सारे उसे तारीफ कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। और वो महल में पहुँचते हैं और यूरिडियन उसे नीचे उतारता है। मन ही मन तब भी सोच रही होती है, अगर मैं ये आदमी को किडनैप कर पाती तो इसे मैं हस्बैंड बना लेती अपना। ऐसा तो मैं कर नहीं सकती, पर बस इमेजिन ही कर सकती हूँ। और उसी टाइम पे एक लेडी भागते हुए आता है। फिर वो बोलती है, योर मैजेस्टी, मुझे बहुत ही खुशी हुई, अब जाके मैं शांत बैठ पाऊंगी। आप सेफ लौट आए और आपने कर दिखाया, आपको अंदाजा भी नहीं होगा मैं आपके लिए कितना परेशान थी। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी योर मैजेस्टी। हर दिन हर रात सिर्फ आपके लिए ही आंसू बहते गए। क्या आपको अंदाजा भी है मुझे कैसे फील हुई होगी? उसे देख के यूरेनिका सोचती है वो कितनी सुंदर हैं और उनकी आवाज और जैसे वो बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक लड़की होके भी उनकी तरफ से मेरी नजर नहीं हटा पा रही। मैं ये सोच रही हूँ पर ये यूरिडियन कैसे रहते होंगे? फिर यूरिडियन जवाब देता है, ये सिर्फ 3 दिन की बात थी लेडी एलोडिया। फिर वो बोलती है, ये 3 दिन भी मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे 3 साल है। फिर वो बोलता है, ओ अच्छा। और ये सब यूरेनिका देख के सोचती है ये कैसा अजीब सी लुक है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल भी इतना सुंदर लेडी के सामने भी वो ऐसे कैसे खड़े हैं जैसे कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही ना हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्टिंग करने जैसा। एटलीस्ट उन्हें इस टाइम उन्हें कुछ बोलना तो चाहिए। और उनके सामने इतनी सुंदर लेडी रो रही है, उसके बाद भी वो इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं? फिर यूरिडियन बोलता है, ये कोई डेंजरियस मिशन नहीं था, तो तुम्हें ऐसे आके ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं था। फिर वो बोलती है कि
आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ा हार्टलेस बिहेव कर रहे हैं योर मैजेस्टी? फिर बोलते हैं, अगर जिस इंसान के साथ मेरी शादी होने वाला है और वही इंसान मेरा हस्बैंड बनेगा और वो वापस लौटे हैं, अगर मैं ग्रीट ना करूँ तो और कौन करेगा? फिर वो बोलता है, थैंक यू लेडी एल्डोरिया। जब ये बात सुनती है तब वो समझ जाती है यही वो लेडी है जो कि डेकाल्ब की माँ है और यूरिडियन की वाइफ। फिर उसके बाद सोचती है, मैं ऐसी सुंदर औरत के साथ तो कभी भी कम्पीट ही नहीं कर सकती, मैं ये सोच भी नहीं सकती इतना सुंदर लेडी को मैं हरा भी पाऊँ। फिर वो लेडी बोलती है, कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा योर मैजेस्टी? वो बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो सोचने लगती है, मेरी प्लान सी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे प्लान सी को बदलना पड़ेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? और एक सीक्रेट विलेन इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? यूरिडियन तब बोलता है, रोना बंद करिए लेडी एलोडिया, और वैसे भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप अपने घर चले जाएं, और मैंने एक इम्पोर्टेंट गेस्ट भी लेके आया हूँ। और ये यूरिनिका देख रही होती है और सोचती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये लेडी के चार्म से वो बिल्कुल भी इफेक्ट हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे साथ जैसे ट्रीट करते थे उसके साथ भी सेम वैसा ही ट्रीट। इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं दिखती, और वैसे भी मेरा प्लान सी भी काम नहीं करने वाला है। और इतने सुंदर लड़की सामने होते हुए भी मैं निकली थी उनसे फ्लर्ट करने, और उसके बाद जब वो आँख खुलती है तब देखती है कि वो लड़की उसे घूर रही है। फिर सोचती है, क्या ये लड़की मुझे घूर रही है? और उसको कुछ होने लगता है। जब नीचे देखती है ऐसा लगता है कि उसका सर फटने वाली है और वो लड़खड़ाने लगती है। यूरिडियन बोलता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? फिर उसे महसूस होती है कि कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा तो आज तक कभी फील नहीं हुआ है। मेरी बॉडी इतना हेवी क्यों लग रही है? ये कितना अजीब है, और ऐसा लग रहा है मैं जमीन के नीचे धंसे जा रही हूँ। और ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उससे पता चलती है, क्या इतनी सुंदर लेडी, क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया? और वो लेडी यूरिडियन के ऊपर हाथ फैलाती हुई बोलती है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ वापस से मिलेंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता आपसे बिना मिले। और तभी हमारी यूरिनिका लड़खड़ाते हुए, उसका होश नहीं रहता, वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है मेरी खून भी जलने लगी है, मेरी पूरी शरीर कोई नीचे से मुझे खींच रहा है, और वो नीचे गिर जाती है और उसका दिमाग काम नहीं करने लगता है। उसको अलग अलग और बहुत सारी चीज इमेजिन होने लगता है और बोलती है, मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और अभी मैं ही मरने वाली हूँ, क्या मैं अभी मर जाऊंगी? उसके बाद उसी टाइम पे यूरिडियन उसे छूता है और उठाता है, तब जाके उसे अच्छा फील होता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो प्रिंसेस? वो सोचती है, वापस से ये इंसान मुझे बचाया है। उसके बाद पीछे से वो लेडी बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये औरत को क्यों लेके आए हैं जबकि उसका तबीयत भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है योर हाइनेस। और यूरिनिका सोचती है, मुझे अभी जैसे फील हुआ ऐसा लगा जैसे उसके ब्लैक मैजिक से वो मुझे जान से ही मार देगी, और ये बिल्कुल ऐसी तरह है जो मैं नोवेल में पढ़ी थी, और उसके बेटा डेकाल्ब के पास भी यही सेम मैजिक था। फिर यूरिडियन बोलता है, जब आप बेलकोट में हैं, आप ऐसी तरह से बात करके मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते। फिर वो लेडी बोलती है, आप ऐसा लग रही हैं जैसे कि आप लिवोविनी राज्य से हैं। माफ करना अगर मैं आपको इंसल्ट फील करवाई। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं आपको आपकी क्वार्टर दिखाना चाहती हूँ, क्या ये सही रहेगा? फिर वो सोचती है, जब इसी टाइम पे मुझे इंसल्ट करके ऐसी हालत दिखा दिया तो क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ कि वो मेरे रूम में लेके मुझे मर्डर ना कर दे? मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, और ऐसे प्रीटी फेस देख के मैं बिल्कुल भी फंसने नहीं वाली हूँ। और वो खुद से नीचे गिर जाती है और बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ योर मैजेस्टी, क्या मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है? तभी यूरिडियन उसे अपनी बाहों में ही उठा लेता है और उसको लेके जाता है। फिर वो और मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। फिर भी उसके बाद यूरिडियन उसके आर्मी को भी बोलता है कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको भी रेस्ट लेनी चाहिए, और वो आर्मी को भेज देता है और सारी आर्मी रेस्ट करने चले जाते हैं। और लेडी एलोडिया की भी बोलता है, तो आपको अभी अपने घर जाना चाहिए। फिर वो पीछे मुड़ के चला जाता है और वो बुलाती हुई रह जाती है, और पीछे उसको देखते हुए यूरिनिका सोचती है, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश किया था, तुम विलेन, तुम बहुत ही मीन हो। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ऐसी
औरत के साथ यूरिडियन शादी करने वाले हैं। मैं बिल्कुल ऐसा होने नहीं दूंगी। डेकाल्ब के पिता तुम्हें छोड़ के अभी दूसरा वुमेन के साथ शादी करेंगे, तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे। और उसको वो आंख दिखाते हुए चिढ़ाती है, और जब चिढ़ाते हुए यूरिडियन भी देख लेता है, फिर तब भी वो मुस्कुराता है। फिर वो सोचती है फिर से वापस से ऐसी मोमेंट में देख लिया, बार बार मैं उनके सामने ऐसी ही हरकतें करती हूँ, बाद में मुझे ही शर्म आ जाता है। और यूरिनी क्या एक्टिंग कर रही है ये सब भी यूरिडियन को पता होता है। और वो बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था वो तुम्हारा रियल था, पर अभी जो तुम्हें देख रही हूँ तुम्हारी दूसरा पर्सनालिटी ये फेक है। और वो समझ जाती है कि उसे पता चल गई। फिर वो बोलती है मुझे वो बहुत डरावनी लगी, मैं बहुत डर गई थी। फिर यूरिडियन बोलता है कौन, लेडी एलोडिया? फिर वो सोचती है जब इन्हें पता है कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, उसके बाद भी वो मुझे नीचे क्यों नहीं उतार रहे। फिर वो बोलता है वो मैजिक की दुनिया में सेकंड रैंक पे आती है और मैंने देखा तुम क्यों डर रही थी। फिर वो बोलती है तो आपको पता है कि वो मैजिक यूज करती हैं। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगेगी कि मैं इस बारे में नहीं जानता? बेलकोट टावर में मैजिक बहुत ही सालों से यूज होता हुआ आ रहा है। फिर वो सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना ब्लैक मैजिक ग्रेटली छुपा और यूरिडियन को पता नहीं है इस बारे में, और इनको लग रहा है कि ये सिर्फ मैजिक है और गॉड ने दिया है, पर ऐसा नहीं है। उसने जो किया है वो ब्लैक मैजिक है। फिर वो सोचती है ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गलत इंसान से पंगा ले रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे ऐसी अजीब फीलिंग्स दे दिया। फिर यूरिडियन बोलता है मैं इस बारे में लेडी एल्डिया से बात करूंगा, तुम्हारे ऊपर वो मैजिक बिल्कुल अप्लाई ना करे। उसने हमारी बेलकोट के कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है अपनी मैजिक के साथ और अपना ग्रेट आइडिया के साथ। ये एम्पायर को अच्छी तरह से खड़ा किया है, ये एम्पायर को बहुत फायदेमंद हुआ है। फिर वो बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रही है, आपको तो पता भी नहीं है वो सिर्फ मैजिक नहीं ब्लैक मैजिक की यूज करती है, और मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मैं पहले से ही बुक में पढ़ चुकी हूँ। ये बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं उन्हें ये बात बोल पाऊँ। फिर वो बोलता है वो ज्यादा दिन तक ऐसे फ्री होके ये पैलेस में एंटर नहीं कर सकते जैसे कि आज किया था, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुन के वो सोचती है डेकाल्स के डार्ट तो बहुत कूल है और उसे थैंक यू बोलती है, और इनके हैंडसम फेस देख के वो वापस से मुस्कुराने लगती है। और जब वो महल देखती है तब सोचती है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मेरी राज्य लेबिबनी जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। क्या ये? फिर उसे बोलता है क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ओरिजिनल प्लेस में हूँ, और ये नोबल और यहाँ पे ब्रिगेड रहती थी, और ये सब मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे मेड होते हैं जो कि उसे वेलकम करते हैं। और वो जब भागते हुए जा रही होती है तब उसकी नजर पड़ती है एक मेड के ऊपर। तब वो देखती है लाइट ब्राउन हेयर, और ये तो थर्सिया की ध्यान रखा करती थी, और जब वो बहुत बीमार थी तब यही मेड बहुत ध्यान रखा था, और उसका नाम था मैरियन। और वो बोलती है यस योर हाइनेस, और उसे याद आती है जो ओरिजिनल नोबल थी उसमें भी वो मेड थी, थर्सिया और ब्रिगेड की बहुत ही करीबी थी, और इसके साथ मेरी पहली मुलाकात है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पर कैसे? ये कितनी अजीब है। और वो महल की तरफ बढ़ती है और वो अंदर जाती है। तब वो एक एक बात याद करती है, इसका कैसे एंट्रांस है और उसके रूम किस रास्ते से वो रूम के पास जाना है, ये सब भी उसे पता होता है। और वो मन ही मन सोच रही मैं अभी उस रूम में जा रही हूँ जिसमें थर्सिया और ब्रिगेड रहती थी। और वो रूम खोलती है तब उसके फेस पे बहुत रोशनी पड़ती है, और जब आंखें खुलती है और वो रूम रोशनी से चमक रही होती है। और ये वो जगह है जो कि हमारे नोवेल की एमसी ब्रिगेड की लाइफ यहाँ से शुरुआत हुई। ये बिल्कुल ऐसी तरह है जैसे कि नोवेल में लिखा हुआ था। शाम की सनसेट के टाइम पे यही रूम में बहुत अच्छे से रोशनी पड़ती है। मैंने बहुत पहले कंफर्म भी किया था, बहुत पहले भी मैं सोचती थी ये सब सिर्फ नोवेल वर्ल्ड है जो कि मैं पढ़ा करती थी, पर सडनली ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब रियल है? क्या ये इसीलिए कि थर्सिया और ब्रिगेड यहाँ पे 10 साल? खैर ये कहानी जैसे भी खत्म हो, पर मुझे ये कहानी सही से खत्म करनी पड़ेगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं थर्सिया को अपने घर पे ही रखी हूँ। जब वो प्रेग्नेंट थी वो अभी सेफ है। और बोलती है मैं तो बहुत थक गई, और यूरिडियन का क्लोज जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। फिर वो सोचती है आज मैंने दिन भर ट्राई किया था कि यूरिडियन के क्लोज जा पाऊँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि
100 में से 0% भी उनमें कोई फीलिंग्स नहीं आई है। और तभी डोर नॉक होने की आवाज आती है और जब देखती है वहाँ पे खड़ा होता है यूरिडियन। फिर वो बोलता है कि आपको ये रूम पसंद आई? यूरेनिका बोलती है डेकाल, मेरा मतलब हाँ, ये रूम बहुत ही सुंदर है और मुझे ये रूम बहुत पसंद आई। फिर यूरिडियन बोलता है ये बात सुन के मुझे खुशी हुई और मन ही मन सोचती है क्या मुझे ये जगह इसीलिए दिए हैं ताकि मैं लिवोवनी कंट्री की याद कर पाऊँ। और वहाँ पर नॉवल में ये लिखी थी, थेरसिया ने जब बेलाकोट में थी तब उसे ये जगह स्पेशली उसके लिए रहने के लिए दिया गया था। और तभी यूरिडियन बोलता है मैं एक बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ प्रिंसेस। आप हमेशा कहते हैं कि आप मुझे बार बार बोल चुके हैं कि डैड, फादर, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर वो हंसते हुए बोलती है ये आप बस मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाते हैं इसलिए। और मन ही मन सोचती है ये तो एक झूठ है, पर मैं रियल रीजन तो बोल ही नहीं सकती। जब मैं रियल नोवेल पढ़ रही थी और वहाँ पे आपकी जान चली गई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कैसे मैं चिल्लाते हुए फादर फादर बोल के मैं रोने लग गई थी। और यूरिडियन उसका फेस देखते ही पता चल जाता है और बोलता है आप झूठ बोलने में बिल्कुल भी माहिर नहीं हो। वो बोलती है ये बात सच है यूरग्रेस। फिर वो बोलता है आप बस जिद करने में माहिर हैं। वो बोलती है क्या? और मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ और उसके साथ साथ मेरी कोई बच्चे नहीं है और मुझे फादर बुलाते हुए क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? और वो मन ही मन सोचते हैं मैं तो उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि वो इतना हैंडसम जो है। और मेरी मन में तो कुछ कुछ होने भी लग गई। फिर वो बोलती है पर आप बहुत 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 हैंडसम है तो मैं आपको फादर और डैड बोलना। फिर वो यूरिडियन तभी बोलता है प्रिंसेस। फिर वो चुप होके बोलती है ठीक है, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि आपको ऐसा ना बोलूं। फिर वो माफी मांगती है। फिर यूरिडियन बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत लंबा सफर करके आई हैं और मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। आप अच्छी तरह से रेस्ट कीजिए। और हाँ, मेरी एक नाम है जो कि आप मेरे नाम से बुला सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी हुई तो इमिडिएटली आप मेड को बुला सकते हैं। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर बोलता है मुझे पता है आपको मैंने जिस तरह से लेके आया हूँ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आपसे जितना हो सके आप मेरे साथ दीजिए और आप बेलकोट की इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। अगर आप और कुछ चाहती हैं बिल्कुल भी बेफिक्र होके बोलिए। ये बात सुन के वो मन ही मन सोचती है ओहो, ये आदमी भी ना। और जिस तरह से वो नेचुरली मेरे साथ बात कर रहे और जिस तरह से मुझे सारा बात बता रहे, ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरी हार्ट बीट भी तेज होने लग गई। मुझे लगता है वो ऐसी तरह इंसान है जो कि हर किसी के दिल में बस जाते हैं। और वो तब की बात याद करती है जब एलोडिया ने उसे इंसल्ट किया था। तब वो उसके स्टैंड लेके बोला था आप बेलकोट नेशन में होते हुए किसी को अपमान नहीं कर सकते। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसे टाइप के इंसान है, अगर अपना लाइन क्रॉस किया तो उसी टाइम पे वो सजा सुना देते हैं। और तभी यूरिडियन बोलता है अब मैं चलता हूँ। फिर वो बोलती है रुकिए, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। और उसके कपड़ा को खींचने लगती है। बोलती है एक सेकंड रुकिए फादर, I mean योर मैजेस्टी। वो पीछे घूमता है। जब वो फादर सुनता है उसका, वो आँख दिखाने लगता है। और जब मैजेस्टी बोलता है वो शांत होकर दिखता है। और यूरिनिका पूछती है क्या आप वो वुमेन से शादी करने वाले हैं? यूरिडियन बोलता है आपका मतलब सोलिया एलोडिया से? वो बोलती है हाँ। फिर बोलता है वेल हाँ, ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगर वो क्वीन बनेगी राज्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और तभी यूरिनिका की मुंह बन जाता है और सोचती है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है वो किस तरह के इंसान है। कुछ भी हो जाए पर आपके लिए वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके पास बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक है और उसने जान से मारने के लिए भी कोशिश किया था। और सबसे मेन बात, और आपको भी उसका बेटा के जरिए से जान से मारना चाहेगी। पर मेरे पास तो ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है जो ये बात मैं प्रूफ कर सकती। मैं तो बस एक हॉस्टेज हूँ और वो तो ये कंट्री का डेवलप करने में हेल्प करती है। और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसे विश्वास करेंगे। और मन ही मन सोचते हैं अगर मैं उन्हें ये बात बोलूं उसे ब्लैक मैजिक आता है तो वो मुझे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उनका ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ और एलोडिया से ज्यादा मुझे उनका ट्रस्ट जीतना होगा। और जब तभी यूरिडियन यूरिनिका के हाथ पकड़ता है तो वो फील करती है कि वो सडनली उसका थकान मिट चुकी है। फिर यूरिडियन बोलता है आप लिवोवनी की प्रिंसेस हैं तो आपको
बहुत सी चीजों का ध्यान रखनी चाहिए। फिर यूरेनिका बोलती है बहुत सी चीजों का ध्यान रखनी चाहिए जैसे कि पर क्यों? फिर वो बोलता है सबसे पहली बात, ऐसी प्राइवेट प्लेस में जैसे कि आपका बेड चैम्बर आप किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते, ना ही अंदर आने के लिए बोल सकते हैं। फिर वो बोलती है पर यहाँ पे तो आप खुद आए थे। फिर वो सेकंड बात बोलता है और सेकंड पॉइंट, अगर आपको कोई फॉलो किया है तो आपको इमीडिएटली ऑर्डर देना है कि ये रूम से निकल जाए। और तीसरी पॉइंट, और किसी भी इंसान को पीछे से नहीं खींचना है जब वो जा रहे होते हैं। और तभी वो सोचती है और ये सब चीज वो क्यों बोल रहे हैं, क्या अभी का जो सिचुएशन है उसी बारे में ही बोला? फिर वो खड़ी हो जाती है और जब जा रहा होता है यूरेनियन तब पीछे से बोलती है अगर मैं कहूँ आपके लिए मेरे मन में फीलिंग्स है तो, और मन ही मन सोचती है यही मेरा एक चांस है, मैं ये आदमी को कैसे मैं ट्रस्ट जता सकती हूँ और कैसे ये मनवा सकती हूँ एलोडिया से दूर रहने। और मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स भी नहीं है कैसे ही बेलकोट के किंग के साथ डील किया जाता है। और मेरे पास एक ही उपाय है जो कि मेरा ब्यूटी, अगर मैं उनको मेरी ब्यूटी में अगर उनको फंसा सकती हूँ तो फिर वो आंखों में चमक लेके बोलती है अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि आपके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं तो आप क्या कहेंगे? और मन ही मन सोचती है मुझे पता है एलोडिया की ब्यूटी के सामने मेरी ब्यूटी अलग है पर मैं भी तो बहुत सुंदर हूँ। फिर अपना रिएक्शन बदलते हुए बोलती है ओफो, मुझे तो और ज्यादा क्यूट और स्वीट बनना चाहिए और शर्मीली। और तभी वो अपना चौथा पॉइंट बोलने लगता है और चौथा पॉइंट है ये है और कभी भी और किसी को भी आप ये वर्ड्स नहीं बोल सकते और आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करिए प्रिंसेस। और वो शौक होके बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर वो बोलता है मैं ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर लेता हूँ। और वो समझ जाती है और सोचती है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं पर वो जो इविल वुमेन है उससे कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर वो बोलती है क्या आपको मैं एक सुंदर प्रीटी वुमेन नहीं लगती? फिर वो बोलता है क्यों आप एक वुमेन नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं, पर आपके जो ऐसे छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं उसको हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते प्रिंसेस, और आप पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। मैं अभी चलता हूँ प्रिंसेस, आप रेस्ट कीजिए। फिर ये कह के वो चला जाता है और वहाँ पे यूरेनिका खड़ी होकर रह जाती है और सोचती है मैं तो फेल हो गई और मेरी ये पुरानी ट्रिक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही और उनको तो मैं सेड्यूस ही नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस देखते जाइए क्या आगे क्या होता है और इसके बाद से मैं आपको रियल फ्लर्टिंग करके अटैक करूंगी। और वो ये बात सोचते रह जाती है और यूरेनियन चला जाता है और आज के दिन से मैं प्लान सी अप्लाई करूंगी और वो जो साइड कैरेक्टर है उसे सिप ही कर देती हूँ और मैं जीत जाऊंगी। उसके साथ साथ विलेन डार्ट को फ्लर्ट करूंगी। और जब वो जा रहा होता है तब पीछे यूरेनिका भी खड़ी होती है और वो मन ही मन सोचती है ये वर्ल्ड में क्या सब हो रहा है और लिववनी की प्रिंसेस ऐसा क्यों चाहती हैं और उनके लिए भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और पीछे थोड़ा घूमते हुए सोचते हैं वो कितना इंटरेस्टिंग है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो क्यूट है, उसके साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी है और ये बात मुझे उनके लिए मेरे अंदर से महसूस होती है। और उनको मैं ऐसे किडनैप करने का या फिर नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। और उसके साथ साथ मैं कभी भी नहीं चाहा था कि लिववनी कंट्री के ऊपर अटैक करूं और ये अटैक उनको वार्निंग देने के लिए था और उन्हें याद रहे बेलकोट का किंग का स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट वार्निंग वो समझ पाए। और सिर्फ इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और लिववनी कंट्री के ऊपर मैं अटैक किया। जब वो ग्लोचमैन के रोड ओपन कर देंगे तो मैं सुरक्षित लिववनिक प्रिंसेस को सम्मान के साथ छोड़ आऊंगा। ये बिल्कुल ठीक और सही रास्ता है। और मैं जो प्रिंसेस यूरेनिका लेके आ गया उनका बॉडी में तो मैजिक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं अपने लिए एक नया परेशानी खड़ा किया। और वैसे भी प्रिंसेस यूरेनिका की कोई भी गलती नहीं है और उसके साथ साथ ये मैजिक के रिएक्शन की वजह से उनका तबीयत बिगड़ने लगती है। और वो अपना वर्क चैम्बर में पहुंचता है और वहाँ पे उसे पूछता है क्या तुमने सारे ऑर्डर्स लेके आए? फिर वो बोलता है बिल्कुल योर ग्रेस, और वो अपना काम का सारा डिटेल्स बताता है। और मन ही मन तब प्रिंसेस यूरेनिका के बारे में ही सोच रहा होता है और उससे बोलता है प्रिंसेस यूरेनिका को गार्डन में आने की परमिशन है। और उसके साथ साथ लिववनी कंट्री की राजकुमारी जब तक ग्लोचमैन रोड ओपन नहीं हुई है तब तक उन्हें हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा और मैंने प्रॉमिस किया है उनको कोई भी नुकसान जैसे ना हो। फिर वो गार्ड बोलता है यस योर मैजेस्टी, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और मन ही मन सोचता है वो आज तक कभी भी रॉयल गार्डन को
किसी को भी आने नहीं दिए हैं। या मन ही मन सोच रहा होता है क्या मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो क्यूट है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था वो एलोडिया के सामने ऐसे इतना बीमार होकर नीचे गिर जाएंगी। ये सब एलोडिया ने किया है और मुझे अच्छी तरह से पता है और ये सब सिचुएशन को डील करने के लिए वो सब किया था और ये तो बहुत ही मजेदार था, पर मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए था। मुस्कुराते हुए सोचता है वो तो बिल्कुल एक प्यारी सी किटी की तरह है जो कि ये वर्ल्ड के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वो गार्ड को बोलता है मुझे अब तुम पे विश्वास है कि इस मामले में तुम बहुत अच्छे से इसका ध्यान रख पाओगे। और उसका गार्ड बोलता है ये श्योर मैजेस्टी। और मन ही मन सोचता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। उन्होंने जैसे उनको गार्डन में आने के लिए अलाउ किया है और उसके अगले दिन ही यूरिडियन बेलकोट ये डिसीजन के लिए खुद ही रिग्रेट करने लग जाएंगे। सीन चेंज होता है और अगला दिन दिखाया जाता है यूरिनिका और वो पूरी दिन सोई रहती है। उसका मेड भी आके उठाती है और उसे पता चलती है कि वो पूरी दिन भर सोई है और वो मन ही मन सोचती है मैं इतने टाइम सोने के बाद मेरा बॉडी तो लाइट हो गई पर मुझे बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं लग रही। मुझे लगता है मैं कुछ खाऊं तब जाके शायद मुझे फ्रेश फील होगी। और ये तो कितनी अजीब बात है, मैं पूरे 24 घंटा सोई और उसके साथ साथ एक बार भी बिना आंखें खोले। मैं तो बिल्कुल ठीक थी जब मैंने यूरिडियन के पास खड़ी थी और आसानी से मेरा तबीयत सही हो जाता है। मुझे लगता है मैं वो हॉर्स राइडिंग करके बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने पूरे दिन सो गई। और तभी वहाँ पे मेड बोलती है योर हाइनेस मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप पे अच्छे से ध्यान रखने के लिए और मुझे पता चली आप मैजिक से बहुत सेंसिटिव हैं। वो बोलती है हाँ थोड़ी नहीं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, पर परेशानी होने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जब मेड को फेस देखती है वो बहुत ही सीरियस होकर देख रही होती है। फिर वो सोचती है वो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कि मैं पूरी तरह से बीमार हूँ जो कि चल उठ भी नहीं सकती, पर मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। फिर वो बोलती है परेशान होने की कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेड बोलती है जितने भी मैजिकल ओर्स हैं वो बेरिलिया पैलेस में वो से हटा दिया गया है और सिर्फ वहाँ पे नहीं पूरे 500 यार्ड्स वहाँ पे बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। फिर मन ही मन सोचते हैं क्या पूरे 500 फीट रेडियस, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। फिर मेड बोलती है क्या आप ग्राउंड में थोड़ा टहलना पसंद करेंगी और उसके साथ साथ वहाँ पे मार्कर भी दिए गए हैं जो कि 500 फीट तक आप जा सकती हैं और इस वजह से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो सोचने लगती है मार्कर, कैसा मार्कर? और ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठे बैठे नहीं रह सकती, मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछना है। फिर बोलती है चलो, और वहाँ पे गार्डन में पहुँचती है और वहाँ पे बहुत सारे व्हाइट के रिबन्स बांधे होते हैं जो कि व्हाइट कलर के मार्कर होते हैं। और जब वो देखती है सोचती है वो तो बिल्कुल सही कह रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे मार्कर लगी हुई है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये ऐसा लग रहा है ये पैलेस के गार्डन है। फिर पीछे से मेड भी बोलती है ये सब मार्कर्स रॉयल गार्डन में लगी हुई है, ये मेन पैलेस के गार्डन है और वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है वो सारा समझाती है। ईस्ट में रॉयल गार्डन है और वेस्ट में पैलेस है और साउथ में ड्रिल हॉल है और नॉर्थ में है पैलेस का ग्राउंड। और इस तरह से आपके लिए बाउंड्री बनाया गया है और जब तक ये बाउंड्री है तब तक आप बिल्कुल भी सेफ हैं। अगर आप ये बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया तब आपको बहुत सारे खतरा होंगी। और वो मन ही मन सोचते हैं मैं एक हॉस्टेस हूँ और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है, मैं तो यहाँ पे फंस चुकी हूँ, पर मैं किसी को कंप्लेन भी तो नहीं कर सकती क्योंकि ये मैजिक के कारण मेरी बॉडी में रिएक्शन हो रही है। और बेलकोट नेशन हर साल में मैजिक ओट्स खरीदता है और देखो उन्होंने मेरे लिए मैजिक ओट्स रिमूव किए हैं। इसका मतलब है बेलकोट के किंग की तरफ से पूरी तरह से हॉस्पिटैलिटी रिसीव हो रही है और मुझे इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। और वैसे भी मैं पैलेस से बाहर जाने के लिए कंप्लेन करने में होती कौन हूँ। वो मेड बोलती है किंग ने ऑर्डर किया है कि अगर आप ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहती हैं आप उन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ये बात सुन के क्या इसका मतलब वो मुझे खुद देखने आएंगे? और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है शायद वो मुझे वापस से सारा सब कुछ समझाने आएंगे। और मुझे पता है डेकाल्स के डैड बहुत ही काइंड और थॉटफुल हैं। और उसको मेड के बोलती है मैं वो गार्डन में जाना चाहती हूँ। और तभी आता है और एक आदमी और वो बोलता है कि योर हाइनेस मैं आपको कहाँ पे ले जा सकता हूँ। फिर उसका तो रिएक्शन ही बदल जाता है और वो पूछती है आप कौन है? फिर वो जवाब देता है मैं किंग की तरफ से आया हूँ। फिर वो अपने परिचय देता है और बोलता है मैं हूँ थेरी और मैं
टेम्पल लोरोस की प्रिस्ट हूँ। और वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा, उन्होंने एक प्रिस्ट को भेजे हैं। क्या उनका ये तरीका है कि वो बिल्कुल भी मुझे देखना नहीं चाहते? फिर वो प्रिस्ट बोलता है, मेरे पास वो सेम डिवाइन कनेक्शन नहीं है जो किंग के पास है, फिर भी मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा। अगर आप थोड़ी से भी अनकंफर्टेबल फील करें तो प्लीज मुझे बता देना। फिर वो मन ही मन सोचती है, ये बात तो सच है, क्योंकि ये बेलकोट के किंग के पास ऐसा फ्री का टाइम तो नहीं होगा, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, और वो इस तरह से नहीं आ सकते मैं जब भी उन्हें बुला लूं। फिर भी अगर मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगी तो उनसे मैं फ्लर्ट कैसे कर पाऊंगी? अगर यूरिडियन अभी यहाँ पे नहीं आएंगे तो मुझे ये पूरा बाउंड्री एक्सप्लोर भी नहीं करना है। पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि थेरी जो कि प्रिस्ट हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से इतना सुबह सुबह ये पैलेस में आए हैं। खैर ठीक है, और ये डिसीजन यहीं पे खत्म हुई। थेरी वो तो बहुत अच्छी पर्सन है जिनसे मैं बात भी कर सकती हूँ। फिर वो प्रिस्ट सारा कुछ बताता है, उसे बोलता है अगर आप साउथ में जाएंगे तो बैरलिया पैलेस में पहुँचेंगे, और उसके बाद आएगा ड्रिल हॉल, और किंग ज्यादातर वक्त ड्रिल हॉल में रहते हैं, इसीलिए अब वो ड्रिल हॉल में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हैं। वो बोलती है, ओ ऐसा है, और अभी हमने जो ये सेंट्रल गार्डन में आए हैं, ये पैलेस के सबसे रॉयल गार्डन है। हमारा पास्ट में जो रह चुके हैं किंग और क्वीन यहीं पे स्पेशल टाइम बिताते थे, और अभी फिलहाल के लिए बेलकोट का क्वीन कोई भी नहीं है, तो इस वजह से गार्डन के साथ साथ ग्राउंड को भी मैनेज किया जा रहा है। फिर वो पूछते हैं, क्या किंग भी यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए? प्रिस्ट बोलता है, बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो बेलकोट पैलेस में किंग का पर्सनल रेसिडेंस है, और यही गार्डन के सामने जो पैलेस है उसमें लेडी एलोडिया और किंग साथ में टी टाइम बिताते हैं। और वो बोलती है, ओह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। वो पूछता है क्या? फिर बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और मन ही मन सोचती है वो लेडी एलोडिया के साथ में बैठ के टी पीते हैं। और वो प्रिस्ट से पूछती है, थेरी क्या आप लेडी एलोडिया के बारे में कुछ जानते हैं? फिर वो बोलता है, हाँ, पर ऐसी कौन सी बात? फिर वो पूछते हैं, तो क्या किंग के साथ उनका सगाई हो चुकी है? फिर वो प्रिस्ट बोलता है, उन्होंने अभी तक ऑफिशियली एंगेज नहीं हुए हैं, पर उन्हें ये राज्य की नेक्स्ट महारानी की तरह उनको माना जाता है। फिर वो बोलती है, क्या बस यही बात है? प्रिस्ट बोलता है, ये 5 सालों से यही चलता आ रहा है, और लेडी एलोडिया उनके ये पद के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। और ये सब बात सुन के यूरेनिका खुश हो जाती है, मन ही मन सोचती है इसका मतलब वो ऑफिशियली एंगेज ही नहीं हुए हैं, और वो किंग के साथ चिपकती रहती है। और वो प्रिस्ट बोलता है, और हमारी माजेस्टी बिल्कुल भी ये चीज के लिए मना नहीं करती, और मेरी ओपिनियन ये है कि उनका सगाई हो जानी चाहिए ये साल से पहले। और ये बात सुन के वो सोचती है, क्या मेरी तो दिमाग ही खराब हो रही है? अगर वो बिल्कुल भी ये सब बातों के लिए मना नहीं करते, इसका मतलब क्या उन्हें पसंद करते हैं? फिर वो पूछती है, ओ क्या ऐसा है? क्या महाराज उनके लिए कुछ फील करते हैं? क्या उनके लिए कोई फीलिंग्स है? और वो प्रिस्ट सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है कंफ्यूज होके, फीलिंग्स? मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया है जो कि मैं जान पाऊँ लेडी एलोडिया के लिए उनके मन में कुछ फीलिंग्स है। और ये बात सुन के वो बोलती है, क्या सच में? फिर वो बोलता है, मैं श्योर हूँ आपने भी ये बात नोटिस किया होगा, पर हमारे जो किंग है वो बहुत सी चीजों में टॉलरेट करते हैं, और उन्होंने अपने हार्ट को एक दीवार की तरह चारों तरफ घेर रखा है। और जब वो टॉलरेट करते हैं, अगर आपने वो लाइन क्रॉस किया, और वो तब थोड़ा सा, वो पूछती है, मतलब थोड़ा सा क्या होगा उसके बाद? फिर वो प्रिस्ट बोलता है, ऐसे कोई बात नहीं योर हाइनेस, और वैसे भी अगर उनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी ये डिसीजन को वो कभी भी डिसलाइक नहीं किए हैं। और सच बात ये है, लेडी एलोडिया एक ग्रेट मैजिशियन है जो कि एक परफेक्ट मैच है, और उनका परफेक्ट पार्टनर बन सकती हैं। और उसके साथ साथ वो टावर ऑफ मैजिक का नेक्स्ट मास्टर है, और बहुत जन उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये पद के लिए वो बहुत ही कैपेबल हैं। और ये बात सुन के वो सोचने लगती है, पर अभी तक तो ऑफिशियली एंगेजमेंट भी नहीं हुआ है। फिर भी प्रिस्ट बोलता है कि जब आपने ये बात बोला तो आपको स्पेशली केयरफुल रहना होगा जब आप बेलकोट के पैलेस में हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल रेसिडेंस है, और ये गार्डन में ये मैजिक और जब तक है तब हम ऐसी कुछ बात नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस जगह से जितना दूर हो सके आप गार्डन में जाएं। अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो
मेरे साथ होते हुए भी आपको खतरा हो सकता है। और वो मन ही मन सोचती है, मैं तो कोई बाहर जा ही नहीं सकती और मेरी जो मिशन है कि हैंडसम किंग को बचाना है। और अपने मन में वो लेवल 1 की तैयारी करती है। अगर मुझे उन्हें सेड्यूस करना है तो मुझे उनको ग्लू की तरह चिपक के रहना पड़ेगा। अगर मैं उनसे मिल ही नहीं पाई तो मुझे यहाँ पे उनका इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो बाहर नहीं आए हैं। और मुझे अच्छी तरह से पता है ये बिल्कुल भी स्मार्ट की तरह काम नहीं है, फिर भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और भी कुछ टाइम है। और जब तक मैं ये ड्रिल हॉल के अंदर नहीं जा सकती तब तक मुझे ये गार्डन में रह के वो किंग के रेसिडेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और मेरा ये ऑपरेशन चालू करना पड़ेगा। और वो 2 बजे निकल जाती है यूरिडियन के पास गार्डन में और वो सोचती है कि अभी तो ब्रेक टाइम होगा और वो दोपहर में तो बिल्कुल निकलते ही होंगे। अभी तो 2 बजा है और मैं मेरे साथ साथ बहुत सारे चिप्स और बहुत सारे स्नैक्स और बुक भी लेके गई हूँ ताकि मेरी अच्छी सी टाइम भी पास हो सके। और इस तरह से प्रिंसेस की दिन बीतती है और दिखाया जाता है। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और वहाँ पे प्रिस्ट भी आया होता है। फिर वो मन ही मन सोचती है पूरे 4 दिन हो गए हैं पर अभी तक कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला। यूरिडियन बेलकोट गार्डन में आई। फिर प्रिस्ट बोलता है योर हाइनेस। फिर वो पूछती है सर क्या आपने मुझे झूठ बोला? क्या झूठ? मैं एक प्रिस्ट हूँ और लोरस को सर्व करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता योर हाइनेस। फिर वो फ्रस्ट्रेट होके बोलती है पर यहाँ पे हो क्या रहा है? मेरे 4 दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और इतने दिनों से मैं इंतजार करते करते मेरी तो बॉडी में पूरी थकान ही हो गई और मुझे लगा था बिना मैजिक के कारण मेरी कंडीशन बहुत अच्छा होगी पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और सिर्फ बेलकोट में टहलना मेरे लिए तो और भी मुश्किल हो ही जा रही। और मन ही मन सोचती है अगर मैं यूरिडियन को सिर्फ एक बार हाथ मिला पाऊँ या फिर उन्हें गले लगा पाऊँ, अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं बस उनके पास बैठना चाहती हूँ, तब जाके मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और किसी का डिवाइन एनर्जी पाना नहीं चाहती। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। फिर पीछे से मेड बोलती है वो बहुत बिजी रहते हैं योर हाइनेस और वैसे भी वो सिर्फ 2 दिन के बाद सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए वो टहलने आते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुइए। और ये बात सुन के वो सोचती है ये बात सुन के भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या वो मुझे देखना भी नहीं चाहते? क्या मैं बहुत ही क्लिंजी हूँ? मैं तो बस उन्हें इसलिए चिपक रही थी क्योंकि मैं बीमार फील कर रही थी। मुझे पता है मैं बहुत वियर्ड हूँ और मैंने बहुत सी ऐसे पागलपंती वाला चीज किया है, फिर भी क्या मुझे एक बार भी वो मिलना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते? फिर शौक होके बोलती है क्या ये इसलिए कि मैं उनकी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ? क्या यूरिडियन एकदम सेक्सी और बहुत पावरफुल मन को चाहते हैं जैसे कि एलोडिया? उनका आँखों का शेप ऐसा लगता है जैसे कि फॉक्स आइज है और उनके रबी रेड लिप्स, वो बिल्कुल भी एक सेक्सी वुमेन है। क्या इस वजह से वो सोलिया के साथ शादी करना चाहते हैं? और मन ही मन इमेजिन करने लग जाती है कि एक डेंजरस बैड रोमांस की तरह है एकदम। शायद मुझे भी लगता है ये एक दूसरे के लिए फिट भी हैं। अगर मैं उस जगह पे खुद को रख के देखूं तो ऐसा लगता है फेरी टेल की जैसा पूरी जनरेशन टोटली चेंज हो जाएगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे साथ बहुत अच्छा स्टोरी बनेगी। नहीं, उनका टेस्ट शायद मैं नहीं हूँ। फिर वो बहुत हुआ करके उठती है और वहाँ से भागते हुए जाती है और मन ही मन सोचती है और मैं जब इस वर्ल्ड में आई थी मैं 25 साल के पहले ही आ चुकी हूँ। फिर वो सोचती है अभी इसी टाइम पे उनकी रेस्टोरेंट में जाऊंगी और दरवाजा खोल के बोलूंगी चुप रहो, आज के बाद मैं ही आपके टाइप की लड़की हूँ। और ये बात मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ पर मुझे नहीं लगता ये प्लान काम करेगी। और वैसे भी मैं वो पैलेस के अंदर जा भी नहीं सकती। टेबल को पीटते हुए बोलती है ओहो नहीं, मुझे ऐसे टाइप के प्लान नहीं बनाना चाहिए। और ऐसे ही दिन बीतती है और अगला दिन आती है और निकलती है और मन ही मन सोच रही है अगर आप एक बार भी मुझे नहीं देखेंगे तो मैं आपको मुझे देखने के लिए मजबूर ही कर दूंगी। और ये होता है 5वां दिन और ये भी 2 बजे होता है और वो मन ही मन सोच रही मुझे लगता है आज बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं उनका इंतजार कर रही। और वो गार्डन में वो नीचे बैठ जाती है और मेड ये सब देखते हुए बोलती है योर हाइनेस आप वहाँ पे क्यों बैठी हैं? और वो नीचे बैठती हुई सोचती है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे छुप जाती हूँ और वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे। और बोलती है मेरियन शांत रहो। फिर पीछे घूमते हुए सोचती है अगर वो अभी भी वो मुझे नहीं दिखे तो मुझे इससे पता चलेगा
कि वो बहुत बिजी हैं और आज मैं देखूंगी कि कौन जीतेगा। और दिखाया जाता है और इस सब के बारे में उसे अच्छी तरह से पता होता है और वो जब देखता है फिर सोचता है अभी 2 बजे हैं और उसके साथ साथ आज 5वां दिन भी है। अगर वो ये गार्डन में आके चली जाएंगी तो ये बिल्कुल भी ठीक है। और मन ही मन सोचता है उन्हें ये लग रहा है कि मैं उनको देखता नहीं हूँ, इस बारे में कोई खबर नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से ये सब कुछ दिख रहा है और मुझे ये भी पता है वो मेरी वजह से आज छुपी हुई हैं और नीचे बैठी हुई हैं और मेरा इंतजार कर रही। और लिववनी की प्रिंसेस के पास ये पैलेस में कोई भी ऐसा बिजनेस काम नहीं है, तो वो सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही है। मैं कब ये रेसिडेंस से निकलूं, गार्डन में जाऊं। मुझे ये लग रहा था कि जब वो अकेले ऐसे ही मेरा इंतजार कर रही तो एक ना एक दिन कुछ समय के बाद वो हार मान ही जाएंगी। पर आज 5वां दिन है, अगर मैं ऐसे ही जाने दिया तो वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगी। वो आज शाम तक इंतजार करके ही बैठेंगी और मुझे तो उनके लिए बहुत चिंता हो रही है क्योंकि उन्होंने खाली प्लेन जगह में ही नीचे बैठ गई हैं। शायद मुझे ये रॉयल गार्डन में उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए था और मैंने पूरा 500 यार्ड तक ये मैजिक पावर रोका है, पर इससे कोई भी दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम ये है मैंने उन्हें पहले दिन भी देखा था, सेकंड दिन भी देखा था और चौथा और 5वां दिन भी देख रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगी। और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो मुझे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगी और वो भी इतनी आसानी से। ये कितनी अजीब है, वो मेरी गार्डन में पूरी तरह से एक किटी की तरह घूम रही है। ऐसा लग रहा है एक प्यारी सी बेबी किटी अपनी माँ को ढूंढ रही है। फिर वो सोचता है क्या मुझे हार माननी चाहिए, फिर बोलता है क्या मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। और वहाँ पे वो चुपके से बैठी हुई इंतजार कर रही। और बताया जाता है यूरिडियन ऐसा एक किंग है जो कि बचपन से ही अकेला ही खुद से सब कुछ सरवाइव किया है। जब यूरिडियन उसका टाइटल जीत लिया उसके बाद उसके जितने भी कजिन्स थे वो सारे उसे छोड़ के चले गए और ये साम्राज्य के महाराजा भी गुजर जाने के बाद वो इकलौता इंसान थे जो ये साम्राज्य को रूल करते आए हैं। और वो बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और अकेला रहना सीख गए थे और वो बहुत ही पीस और शांत स्वभाव के थे और उनका डेली लाइफ अपना रूल और रेगुलेशन के साथ वो जिम्मेदारी संभाले हैं। और ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि उन्हें परेशान करती है, जैसे कि लिववनी में वो ग्लचमन का रोड बंद हो जाना जिसके कारण वो बहुत ही गुस्से में आ गए। इस वजह से वो बहुत वार्निंग देने के बाद भी वो लिववनी कंट्री नहीं सुनी थी। और ये उमेन ये सब के बावजूद ये सबसे बड़ी इशू है और वो एक ऐसे पावरफुल मैजिशियन है जो कि सेकंड रैंक पे आती है और इसे चुना गया है किंग के फियांसे की तरह सोलिया एलोडिया। और साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है किंग सोच रहा ये जानना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं और एलोडिया ऐसे एक पार्ट निभाती है जो कि उसके फियांसे की तरह और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वही यूरिडियन से प्यार करती है। और तभी यूरिडियन मन ही मन सोच रहा ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं जितना हो सके जल्दी अपना काम खत्म करूं। अगर वो मैजिक टावर के अंडर में ना होते मैं इतना क्लोज उन्हें कभी आने भी नहीं देता। और सीन प्रेजेंट में आता है तब सोचने लगता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो जानबूझ के यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। जब मैं उनकी फेस में जितनी बार भी देखा है और उनकी फेस में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे कन्विंस नहीं बल्कि मुझे और कुछ दिखाई देती है और मुझे कभी प्यार नहीं नजर आती और मुझे लगता है वो और भी कुछ चाहती है। और सिर्फ उनकी वजह से मुझे हमेशा मेरे आसपास गार्ड रखना पड़ता है और हमेशा से वही मेरी जिंदगी का पीस और ये शांत जगह में बहुत डिस्टर्ब करती आई है, बहुत परेशान करती आई है। अगर लिववनी की प्रिंसेस के बारे में कंपेयर करूँ तो ऐसा लगता है वो एक खुली किताब है जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ और वो भी मुझे रोज आके डिस्टर्ब कर रही है जैसे कि एलोडिया करती थी। पर ये फीलिंग्स उससे बहुत डिफरेंट है और अगर एलोडिया से कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज डील करना पड़ेगा और मैं ऐसा कोई भी फील नहीं कर रहा हूँ जैसे कि एनोइंग हो और बहुत परेशान दायक हो। अगर ये गोल था कि मुझे कौन ज्यादा डिस्टर्ब कर पाया तो मुझे लगता है लिववनी की प्रिंसेस ही जीत गई, वो भी सिर्फ 5 दिन में। और ऐसी कुछ बात जो कि एलोडिया हमेशा से हारती रही है जबकि वो 5 साल से कोशिश करती आ रही है और वो मन ही मन प्रिंसेस के बारे में सोचता है उनको तो पता भी नहीं होगा वो कितने जल्दी मेरे मन को बदल दिए हैं। और उधर वो बैठी हुई और उदास भी हो चुकी है और मन ही मन सोचती है कि मैं इतने देर से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा इंतजार करते करते तो
मैं मर ही जाऊंगी। मैं तो दिन में खाना खाती हूँ, उसके साथ साथ सोती भी हूँ। मुझे तब भी बहुत टायर्ड फील हो रही है और ऐसा लग रहा है मेरा एनर्जी भी बहुत लो हो गई। और जब पहला दिन था तब दिन से मुझे कोई भी मैजिक रिएक्शन नहीं हुई है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे और एनर्जी की नीड है। और सोचती है ये कितनी अजीब है, जबकि बेलकोट एक होली नेशन है, फिर भी मैजिक और की प्रोड्यूस नहीं करता। शायद ये इसीलिए क्योंकि वो आजियान के साउथ से मैजिक और लेके आते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि ये कंट्री में बहुत सारे मैजिशियन हैं। और एक बात और मुझे तो ये भी पता नहीं है सोलिया ने मेरे पे कौन से ऐसे ब्लैक मैजिक किया था। अगर जब सोलिया ब्लैक मैजिक के कारण इतना तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे लगता है जब आजियान की मैजिक होगा तब तो मैं उसी टाइम अपना जान खो बैठूंगी। मैं जितने देर तक यहाँ पे रहूंगी मेरे लिए खतरा उतना ही होगा। और शौक में आके बोलती है क्या होगा अगर मैं एक दिन यहाँ पे सोई रहूं और सुबह मेरी आँख ही ना खुले कि मैंने मैरियन को अपना मेड रखा है कि यूरिडियन के पास जाने के लिए, और मैंने उसे ये भी बोला है कि क्या तुम मेरे लिए किंग को मेरे पास ला सकते हो। फिर वो बोली थी उसका हिम्मत भी नहीं होगा, ये कैसे कर सकती है। और उसके साथ साथ मैंने प्रीस्ट से भी हेल्प मांगी थी और परेशान होके ओहो छोड़ो भी, मुझे लगता है मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही मर जाऊंगी। मैं तो अभी ठीक हूँ, पर जिस हिसाब से मुझे मुश्किल लग रहा है मुझे तो लगता है मैं कल मेरी बेड से ही उठ नहीं पाऊंगी। और मुझे बहुत कुछ करना है जिस कारण मैं ऐसे ही मर नहीं सकती, पर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। और अब बहुत हो गया, अभी भी वक्त है किंग यूरिडियन कि मेरे सामने आ जाओ और मेरे साथ दो। आप इतने कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हैं, आप इतने क्रूएल। मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूँ। और बात तो ये भी है कि वो डेकाल्स के फादर हैं और मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ वो बस बाहर आए और मैं बस उनको देखना चाहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाह सकती वो मेरे पास आके मुझे गले लगाए और मेरे हाथ पकड़े और वो मेरे हाथ थामे, और मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ और उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। और मुझे अच्छी तरह से पता है इससे मुझे बहुत बेटर फील होगी। और 5 दिन के बाद फाइनली आता है हमारा किंग यूरिडियन और जब बोलता है प्रिंसेस, और जब वो ये बात सुनती है आवाज तो पीछे घूमती है और मन ही मन सोचती है इतना सुंदर खुशबू, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पूरे शरीर में एक नया फ्रेश हवा चलने लगी। अचानक से ये फ्रेश हवा कैसे चलने लगी और उसके आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो पूछता है प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं।